हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 29। ओवरऑल ये 29वां प्रैक्टिस सेट होगा और इस बुक से देखा जाए तो चौथा प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। जो कि ये यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट मेंस एग्जाम्स के लिए जो है प्रैक्टिस सेट है। और ये पेपर कब होगा तो आप सभी को पता होगा, 29 जून को ये पेपर होने वाला है। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में प्रैक्टिस सेट करेंगे। फुल प्रैक्टिस सेट है, 100 क्वेश्चन है आपको इसमें और आपको समय 2 घंटे एग्जाम में मिलेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ मैं रीजनिंग का यूथ बुक का जो है पोर्शन करा रहा हूँ। तो जिन लोगों ने वो चैनल पर वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर जाइए, आपको वहाँ से सारे वीडियो मिल जाएंगे। उसका प्लेलिस्ट बना दिया, वहाँ से उसको देख सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक करते चलिएगा। पहला क्वेश्चन लेंगे। सबसे पहले हिंदी के क्वेश्चन देखेंगे, फिर इसके बाद रीजनिंग के, फिर जीएस, फिर कंप्यूटर, फिर लास्ट में सबसे यूपी स्पेशल देखने वाले, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किन परिस्थितियों में अर्धशासकीय पत्र लिखे जाते हैं, इनमें से कौन सा कथन सही है। अर्धशासकीय पत्र के बारे में ये बताना है, ठीक है। पहला दिया गया है कि जब कार्य संपन्न होने में विलंब हो रहा हो। दूसरा है कार्य को शीघ्र संपन्न कराना हो। तीसरा है जब पत्र पाने वाला अधिकारी उस कार्य की ओर ध्यान दे पाया हो। तो इसमें अर्धशासकीय पत्र के बारे में किन परिस्थितियों में लिखे जाते हैं, इस बारे में सत्यता बतानी है। तो अर्धशासकीय पत्र जब लिखा जाता है जब कार्य संपन्न होने में विलंब हो रहा हो तब लिखा जाता है, और कार्य को शीघ्र अगर संपन्न कराना हो तब भी लिखा जाता है, और जब पत्र पाने वाला अधिकारी उस कार्य की ओर ध्यान दे पाया हो तब भी जो है क्या है, अर्धशासकीय पत्र लिखे जाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। ये सभी कथन जो दिए गए हैं इसके बारे में सभी कथन सही हैं, ठीक है। तो आंसर क्या है, डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, मित्त व्यय पत्र के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है। मित्त व्यय पत्र क्या होता है। मित्त व्यय पत्र क्या होता है, देखिए मित्त व्यय पत्र जो होता है विदेश स्थित दूतावास के माध्यम से विदेशी सरकारों को जो भेजने वाला तार होता है उसी को कहते हैं। इन तारों को इकाई हवाई डाक से कूटनीतिक थैले में बंद करके इसे भेजा जाता है और इन पर जो है मित्त व्यय पत्र लिखा रहता है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यह पत्र जो होता है विदेश स्थित दूतावासों के माध्यम से विदेशी सरकारों को भेजा जाने वाला तार ही होता है। तो आंसर क्या है, सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, सरकारी प्रतिष्ठानों द्वारा सामान आपूर्ति या निर्माण आदि कार्य है तो इनमें से कौन सा पत्र समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का ये हो जाएगा सी पार्ट, ठीक है। निविदा, निविदा जो होता है ये किसी निर्माण कार्य जैसे कि कार्यालय है, भवन, फ्लैट, किसी कोई सड़क हो गया, ट्राली है आदि के निर्माण के लिए जो है मोहर बंद निर्धारित जो प्रपत्र पर जो आवेदन पत्र पंजीकृत ठेकेदारों से आमंत्रित किया जाता है उसे निविदा कहा जाता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, इस लोकोक्ति का जो है सही अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ हो जाता है कहीं ठौर ठिकाना ना होना। आंसर डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो कान काटना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है। कान काटने के मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा डी पार्ट, चालाकी में आगे होना। आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी ऑप्शन करेक्ट है, चालाकी में आगे होना। निम्नलिखित विकल्पों में से नवीन बनाने की क्रिया वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा इसमें से। तो यहाँ पे देखिए तो इसके लिए नवीन बनाने की क्रिया को एक शब्द में कहेंगे आधुनिकीकरण करना। आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। इसके पिछले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट उसको बना दिया गया है, आप वहाँ से जाकर उसका पूरा वीडियो एक साथ देख सकते हैं। 29वां प्रैक्टिस सेट चल रहा है, उसके पहले 28 हो चुका है, तो जिन लोगों ने नहीं देखा देखिएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए निम्नलिखित में से किस वाक्य में गंगा के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग किया गया है। गंगा का पर्यायवाची, अब देखिए यहाँ पे कालंदी दिया गया, कालंदी में स्नान करना फलदायक है। दूसरा है काल गंगा का जल बहुत विद्युत पवित्र होता है। फिर तीसरा है वेदवती का जल अत्यंत पवित्र होता है। चौथा है देव नदी का जल पवित्र होता है। तो इसमें से गंगा का पर्यायवाची कौन हो जाएगा, यही हो जाएगा डी ऑप्शन। देव नदी जो होता है वो गंगा का पर्यायवाची होता है। इसके अन्य पर्यायवाची में भागीरथी, त्रिपथिका, सुरसरी आदि होती हैं। बाकी तीनों ऑप्शन एक गलत है, आंसर सी और डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत देश के रहने वाले बहुत सारे लोग गौतम बुद्ध के अनुयायी थे। प्रयुक्त वाक्य में अनुयायी शब्द का विलोम बताना है। अनुयायी शब्द का विलोम क्या होगा,
तो अनुयायी मतलब जिनका विरोध न करना, उनका पालन करना, उनके नियमों का अनुयायी कहेंगे। तो इसका विलोम हो जाएगा विरोधी, ठीक है। इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? विरोधी। जिनका विरोध किया जाए तो विरोधी हो जाएगा इसका क्या? विलोम शब्द। तो आंसर यहाँ पे ए ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जो किए हुए उपकार को मानता उसको एक शब्द में क्या कहेंगे? तो जो किए हुए उपकार को मानता उसको एक शब्द में कृतज्ञ कहते हैं, जो कि डी पार्ट में दिया गया है, तो डी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या होता है? जैसे चट कर जाना, तो ये मुहावरा है, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ मतलब खा जाना, ठीक है, खा जाना, तो उसको कहेंगे चट कर जाना। आंसर यहाँ पे ए पार्ट इसके लिए करेक्ट है। अगले प्रश्न में बताना है, शब्दों में से उचित शब्द से वाक्य पूर्ण करना है। वैद्य जी देख कर इलाज देख करते हैं, क्या देख कर इलाज करते हैं? वैद्य जी ये भरना है, तो वैद्य जी यहाँ पे रिक्त स्थान पर भरेंगे नाड़ी, ठीक है, नाड़ी देख कर इलाज करते हैं। आंसर बी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती के पर्यायवाची शब्द की पूर्ति करना है। यहाँ पे सरस्वती का पर्यायवाची लिखना है, तो यहाँ पे सरस्वती का पर्यायवाची हो जाएगा शारदा। आंसर यहाँ पे ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, वह व्यक्ति जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो जो विद्यार्थियों को पढ़ाता है उसको हम एक शब्द में कहते हैं शिक्षक, जो कि दिया गया बी पार्ट में, तो बी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, शिव जी का वह मंदिर जंगल में बहुत दुर्गम स्थान पर है। वाक्य में दुर्गम शब्द का अर्थ क्या है? तो दुर्गम शब्द का अर्थ होता है कि जहाँ पर पहुँचना कठिन हो उसको कहेंगे दुर्गम। तो आंसर क्या है? बी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है। शालीन व्यक्ति समाज में हमेशा सम्मान होता है और किसी का अपमान होता है, ये हमें भर के बताना है, यानी कि शालीन का विलोम शब्द बताना है। तो शालीन का विलोम शब्द हो जाएगा धृष्ट, धृष्ट हो जाएगा, जो कि ए पार्ट में दिया गया है, तो ए पार्ट इसका करेक्ट है। निम्न में से किस वाक्य में सुकुमार के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग किया गया है? सुकुमार, सुकुमार के सही पर्यायवाची शब्द की अगर हम बात करेंगे तो इनमें से किसी में नहीं है, तो आंसर ई पार्ट करेक्ट हो जाएगा, इनमें से किसी नहीं। सुकुमार में अगर हम देखेंगे तो इसका पर्यायवाची होता है कोमल, ठीक है, कोमल, जो कि इसमें भोला शब्द प्रयोग किया गया, तो ये नहीं होगा। इसके बाद इसका अन्य पर्यायवाची सुकुमार के देखेंगे तो हो जाता है लूनक, लूनक, ठीक है, लूनक भी इसका पर्यायवाची होता है। कूल, पान भी होता है इसका पर्यायवाची, नाजुक होता है, ये सभी इसका पर्यायवाची होता है, बाकी और अन्य नहीं होता। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, सोहन के व्यवहार अच्छा नहीं है, इस वाक्य में अशुद्धि बताना कहाँ पर गलती किया गया है? सोहन की व्यवहार, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो इस स्थान में अगर की जो शब्द दिया गया इसके स्थान पर होना चाहिए था का, तो गलती किया गया है, तो ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। सोहन का व्यवहार अच्छा नहीं है, ठीक है, एक वचन के साथ का लगेगा, आंसर यहाँ पे ए पार्ट हो जाएगा। हमारे देश से आयात निर्यात काफ़ी होती है, शुद्ध करके इसको लिखना है, तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा? तो ऊपर के जो वाक्य है इसका शुद्ध रूप होगा, हमारे देश में आयात निर्यात काफ़ी होता है, होता है इसमें लिखा ए पार्ट में, तो ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। आयात निर्यात क्या होता है? काफ़ी होता है, आंसर यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट है। चलिए, निम्नलिखित वाक्यों में से बताना है, आशा से परे वाक्यांश के लिए एक शब्द, सार्थक शब्द क्या होगा? तो आशा से परे ए के लिए एक शब्द होता है आशातीत, जो कि ए पार्ट में दिया गया है। काली घटा का घमंड घटा, इसमें कौन सा अलंकार है? क्वेश्चन नंबर 20। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो देखिए यहाँ पे घटा शब्द 2 बार आया, जहाँ पे 2 शब्द आया, 2 बार आता है, एक शब्द 2 बार आता है और दोनों के अर्थ अलग अलग होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है? यमक अलंकार होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए काली घटा, मतलब कि घटा यहाँ पे बादल हो जाएगा, एक अर्थ क्या निकल जाएगा? बादल, काला बादल। का घमंड घटा, अब यहाँ पे घटने का अर्थ क्या है? कि कम हो जाना, ठीक है, कम हो जाना, तो यहाँ पे घमंड कम हो जाना, ठीक है। तो इस प्रकार घटा का शब्द का 2 अर्थ निकला, तो यहाँ पे यमक अलंकार हो जाएगा। अगला प्रश्न, साहित्य में रस का अर्थ क्या होता है? साहित्य में रस के अर्थ की बात करेंगे तो साहित्य से मिलने वाली आनंद अनुभूति होती है, जो कि यहाँ पे दिया गया है, डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। दूसरे शब्दों में अगर देखें तो काव्य को पढ़ने या सुनने में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है, आंसर डी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है। चलिए, निम्नलिखित में से किस कवि कौन सा कवि भारतेंद्र युगीन नहीं है? इनमें से बताना है, ठीक है, भारतेंद्र युग के कवि इनमें से कौन नहीं होंगे? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज जो थे ये भारतेंद्र युग के कवि थे। ठाकुर जगमोहन सिंह भी थे, पंडित अंबिका दत्त व्यास भी थे, लेकिन श्रीधर पाठक जो थे ये क्या थे? ये भारतेंद्र युग के कवि नहीं थे, ठीक है। श्रीधर पाठक का संबंध जो है ये द्विवेदी युग से है। ये किस युग से है? द्विवेदी युग से।
तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है नहीं दिया गया था, ये बताना। तो वो दिया गया था सन 1962 में। सन 1962 में साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया था। इसकी शुरुआत कब हुई थी? शुरुआत जो हुआ था 1954 में हुआ था इसकी शुरुआत। ठीक है, सर्वप्रथम जब दिया गया था, मतलब इसकी स्थापना की गई थी 1954 में। 1955 में सर्वप्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया था और 1962 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान नहीं किया गया था। तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, दिया गया निम्नलिखित विकल्पों में से बताना है कि चयन करना है जो बताता है कि व्यंजन को स्वर रहित दिखाने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया था। व्यंजन को स्वर रहित दिखाने के लिए किस चिन्ह का उपयोग करते हैं? तो जो अगर स्वर रहित दिखाना है किसी व्यंजन को तो उसमें हलंत लगा देंगे। ये इस तरीके से नीचे एक डंडी लग जाती है, हलंत कहते हैं। तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे का है, अब इसमें स्वर है लेकिन अगर का के नीचे इस तरीके से लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? स्वर रहित व्यंजन हो जाएगा। चलिए, इनमें से किस अर्थ का चिन्ह होता है आधा रुकना? आधा रुकना इनमें से किसका हो जाएगा? तो आधे रुकने की अगर हम बात करेंगे 25 का, तो यहाँ पे देखिए जो बी पार्ट में लिखा हुआ है या चिन्ह बना हुआ है, आधा रुकना इसका अर्थ होता है। ठीक है, आधा रुकना क्या होता है? इसका अल्प और जो है होता है अर्थ होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इस वाक्य में कौन सा चिन्ह लगा हुआ है? तो यहाँ पे अगर चिन्ह की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए जो ये चिन्ह लगा हुआ है ये क्या है? ये अल्प विराम चिन्ह कहा जाता है इसको। तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, अल्प विराम चिन्ह। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 में बताना है कि 4 विकल्पों से बताना है कि जो बताता हो फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास कौन सा इनमें से? फणीश्वर नाथ रेणु, तो इनकी प्रमुख रचनाओं में इसमें से देखा जाए तो महिला आंचल हो जाएगा। ठीक है, महिला आंचल इनकी जो है प्रमुख रचनाएं हैं। और इसमें मृग नयनी जो है ये किसने लिखा है? वृंदावन लाल वर्मा के द्वारा लिखा गया है। वृंदावन लाल वर्मा के द्वारा ये लिखित है मृग नयनी। ठीक है, मृग नयनी किसने लिखा है? वृंदावन लाल वर्मा। और ये मुद्रा राक्षस जो है ये विशाख दत्त के द्वारा लिखित है, विशाख दत्त ने लिखा हुआ है। और मधुशाला जो लिखा गया है ये हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखित है। ठीक है, चलिए तुलसीदास द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम क्या है इसमें से? तो रामचंद्र का रामायण, अखरावट, चंद्रसार। यहाँ पे देखा जाए तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा क्योंकि रामचरितमानस जो लिखा गया है वो तुलसीदास द्वारा रचित महाकाव्य का नाम है। रामायण जो है वाल्मीकि की रचना है। रामचंद्र का और अखरावट ये दोनों अगर हम बात करेंगे तो रामचंद्र का केशवदास की रचना है और अखरावट जो है मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाएं हैं। चंद्रसार जो दिया गया है ये चंद्रसार जो है सुजान रसखान की रचना है। प्रेम वाटिका जो होता है ये रसखान की रचना है। तो इस प्रकार ये हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1930 जो है आपका ये गद्यांश दिया गया है। गद्यांश को पढ़िएगा वीडियो पॉज करके, इसके बाद आइएगा क्वेश्चन की तरफ और हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। गद्यांश से पहला क्वेश्चन है कि इनमें से बताना विज्ञान के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? जब आप गद्यांश पढ़ेंगे तो गद्यांश के अनुसार सी पार्ट निकल के आएगा जो दिया गया है, विज्ञान अपने समय की वास्तविक सच्चाई बयां करती है, जो कि गलत है। बाकी सारे सही हैं। अगला क्वेश्चन भी गद्यांश से ही होगा। इसमें दिया गया है कि निम्न में से किसका कोई भी सिद्धांत अपने आप में कभी निरपेक्ष या अकाट या परम सत्य नहीं होता? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा, विज्ञान। ठीक है, गद्यांश के अनुसार क्या हो जाएगा? विज्ञान। तो ये हो गया हिंदी के क्वेश्चन। अब हम देखेंगे रीजनिंग के क्वेश्चन जो कि 15 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इसको। 31 नंबर क्वेश्चन, चलिए सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन है। वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए, तो पहले वृत्ताकार हम मेज बना लेंगे इस प्रकार। ठीक है, और यहाँ पे हम सबको बैठा देते हैं। 7 लोग हैं तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7 लोग हो गए वृत्ताकार केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। अनिल, राम और सोनू जो है दोनों का निकटतम पड़ोसी है। अनिल जो है वो क्या है? सोनू और राम का निकटतम पड़ोसी है। ठीक है, राम साहिल के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। राम क्या है? साहिल के दाईं ओर। साहिल को यहाँ बैठा देंगे तभी इसका दाईं ओर दूसरा स्थान पर बैठ जाएगा। ठीक है, इसके बाद राहुल, साहिल और सोहन दोनों का निकटतम पड़ोसी है। राहुल कौन है? साहिल और सोनम। तो यहाँ पे हो जाएगा राहुल। ये किसका? साहिल और
सोहन का निकटतम पड़ोसी हो गया। तो हमें बताना है कि साहिल के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन है। साहिल के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर अगर देखा जाएगा, साहिल यहाँ पर, इसके दूसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है, तो सोहन बैठा हुआ है। तो सोहन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा दिया गया ए पार्ट में, तो ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में बताना अगला अगला जो है कौन सा अंक आएगा। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो 17 से अगर 24 जाते हैं तो +7 करते हैं, और 24 में अगर हम +8 करेंगे तो 32 हो जाएगा, और 32 के बाद 32 और +9 करेंगे तो 41, 41 में +10 करेंगे तो 51, तो इसी प्रकार 51 में हम +11 करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 62, जो कि डी पार्ट में दिया गया है। तो डी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 33 वाले में हमें दर्पण प्रतिबिंब बताना है। दर्पण प्रतिबिंब इधर बताना है, इसका क्या होगा, तो देखिए के जो बना इसका दर्पण इस तरीके से बन जाएगा, एल का इस तरीके से हो जाएगा, ए इस तरीके, डब्ल्यू ओ ये सेम ही होगा, बी उल्टा हो जाएगा, एम सेम होगा। ठीक है, इसके बाद ए सेम होगा, फिर आर इस तरीके बन जाएगा। तो ये मैच कर रहा है ए पार्ट में, तो ए पार्ट इसका करेक्ट है। ठीक है, ए पार्ट क्या है इसका करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 34। ये भी एक वृत्ताकार केंद्र की ओर मुख बैठी करके बैठे हुए हैं। तो हम पहले वृत्त बना लेंगे इस तरीके से। 8 लोग हैं तो 8 लोग को इस तरीके से केंद्र की ओर कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि विवेक अनिल के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। विवेक कहाँ पर बैठा है, विवेक मान लेते हैं पहले यहाँ बैठाते हैं। ये क्या है, अनिल के दाईं ओर दूसरे स्थान पर। तो अगर हम अनिल को यहाँ पर बैठा देते हैं तो इसका दायां इधर हो जाएगा, तो दूसरा स्थान हो जाएगा। कह रहा है कमल अनिल के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। अनिल के बाईं ओर, तो अनिल के बाईं ओर 1 2 3, तीसरा स्थान यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन है, कमल है। ठीक है, कमल हो गया। फिर कह रहा है कि रामू विवेक के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। विवेक के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो 1 2 दायां स्थान यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन बैठा है, रामू बैठा है। फिर कह रहा है कि रामू के दाईं ओर दूसरे स्थान पर। राम कहाँ पर है, रामू के दाईं ओर, तो इसका दाईं ओर यहाँ पर हो जाएगा, ये यहाँ पर राम बैठ गया। इसके बाद कह रहा है कि आकाश राहुल के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। राहुल के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर। आगे कह रहा है कि राहुल विवेक का निकटतम पड़ोसी नहीं, मतलब यहाँ पर राहुल नहीं बैठ सकता, तो यहीं पर बैठेगा राहुल। ठीक है, और राहुल का दाईं ओर दूसरे स्थान पर यहाँ पर हो जाएगा इसका स्थान। ठीक है, फिर आगे कह रहा है कि राहुल विवेक का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो विवेक कौन बचा, जो पद खाली कर रहा है, तो संजय बचा, तो संजय यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब पूछा क्या गया है कि अनिल के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। तो अनिल के बाईं ओर अगर देखेंगे, अनिल यहाँ पर बैठा है, इसका बायां इधर हो जाएगा, दूसरा स्थान 1 पर राहुल, दूसरे स्थान पर राम बैठा है। तो राम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि सी पार्ट में दिया गया, सी पार्ट इसका सही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न बताना क्वेश्चन नंबर 35 में कि इसका क्या निकलेगा आंसर। ठीक है, पहली संख्या जिस तरीके से संबंध, उस तरीके दूसरे में संबंध निकालना हमें। जिस प्रकार 67 का संबंध 336 है, उसी प्रकार हमें 43 का संबंध बताना आगे। तो 67 में हम क्या करेंगे, अगर 5 का गुणा कर देंगे तो 7 × 35, 3 × 6 = 30, 3 35, 335 आ जाता है। और 335 के एक लाने एक गुणा कर एक जोड़ देंगे तो हमारा 336 आ जाएगा। तो उसी प्रकार 43 में अगर हम 5 का गुणा कर देते हैं तो 5 × 15, 5 और 20 है, और 21 215 आता है। और 215 में +1 अगर हम जोड़ देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 216। और हमें यही बताना था, जो कि दिया गया है सी पार्ट में, तो सी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 नंबर क्वेश्चन है कि के उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं 36 नंबर क्वेश्चन, के उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है। मान लेते हैं के यहाँ से चला 10 किलोमीटर इधर गया उत्तर की ओर। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि वो वहाँ से दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर आता है, तो यहाँ से फिर वापस लौटा है 6 किलोमीटर, इस तरीके से यहाँ पहुँच गया। तो ये हो गया 6 किलोमीटर। टोटल कितना है, 10 किलोमीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, बिंदु ये हो गया ए, बिंदु ये हो गया बी, और ये हो गया सी। अब कह रहा है कि यहाँ से वो 3 किलोमीटर पूर्व की ओर जाएगा, तो इस तरीके से 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चला गया और पहुँच गया डी बिंदु पर। तो हमें बताना क्या है कि वो अपने प्रारंभ स्थल से, मतलब बी बिंदु से वो कितनी दूरी पर और किस दिशा में है। तो ये देखिए इस तरीके से इधर इतनी दूरी पर है। दिशा तो इसका यहाँ पर अगर ये पूरब है, ये उत्तर है, तो ये दिशा जो है यहाँ से अगर देखेंगे तो ये उत्तर पूर्व दिशा में है। ठीक है, अब ये दूरी ज्ञात करने के लिए हम इसमें लगाएंगे त्रिभुज BCD में
पाइथागोरस प्रमेय, जो कि हो जाएगा BD का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो BD का BC का स्क्वायर, अब देखिए पूरा अगर 10 है और 6 है तो ये हमारा BC बराबर 4 होगा, तो 4 का स्क्वायर मतलब 16। CD बराबर 3 दिया गया, 3 त्रिका 9, 16 9 25। BD का स्क्वायर, तो BD बराबर हो जाएगा 5, ठीक है। BD बराबर कितना हो जाएगा 5। तो 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व की ओर है, तो यहाँ पर आंसर बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 दिया गया है कि सभी बाइक, कथन दिया गया, कथन के अनुसार निष्कर्ष बताना है सही है कि गलत है। सभी बाइक क्या है, साइकिल हैं। तो मान लेते हैं ये बाइक हो गया और ये सभी बाइक साइकिल हो गई, ठीक है। अब कह रहा है कुछ साइकिल टब हैं, तो ये कुछ साइकिल टब हो गया। अब ये हो गया हमारा कथन। अब हम इस पर बताना है निष्कर्ष। निष्कर्ष है पहला कि सभी टब बाइक हैं। तो टब देखिए ये यहाँ पर इतना पूरा है और बाइक से सिर्फ इतना है, तो ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। सभी टब जो है बाइक नहीं, यानी यहाँ पर गलत हो जाएगा। फिर दूसरा है कि सभी साइकिल टब हैं। अब सभी साइकिल टब हैं, तो टब सभी साइकिल टब नहीं, कथन में दिया गया है कि कुछ साइकिल टब हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा है सभी साइकिल बाइक हैं, तो ये भी गलत है, क्योंकि जो कथन दिया गया वो दिया गया कि सभी बाइक साइकिल हैं, जो कि ये भी गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट। कोई भी निष्कर्ष कथनों के अनुसार सही नहीं है। 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन है दिया गया है कि P1 P2 P3 P4 P5 भारों की तुलना की जाती है, मतलब कि इनके वजन की। कहा गया कि P3 का भार P1 से कम है। P3 के भार जो है कम है किससे, P1 से, तो P1 से कम हो गया। फिर कहा जा रहा है कि लेकिन P2 से अधिक है, तो P2 से अधिक हो जाएगा। P2 का भार केवल 2 पेन से अधिक है, यानी कि इसके बाद सिर्फ 2 पेन हैं, तो 2 ही 3 हो ही गए, 2 और 5 की तुलना कर। अब 2 में पहले कौन आएगा बाद में, उसको आगे हम पढ़ते हैं। दिया गया कि P5 का भार सबसे कम नहीं है, यानी कि तो P5 दूसरे नंबर पर हो जाएगा और P4 का भार सबसे कम हो जाएगा। अब P5 का भार दिया गया है 100 ग्राम और पूछा गया कि P1 का भार कितना होगा। तो देखिए P5 से P1 सबसे बड़ा है, वेट में सबसे वजनदार है, तो अगर 100 ग्राम है तो यानी 100 ग्राम से ज़्यादा ही होगा P1 का। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन देखते हैं तो सिर्फ डी पार्ट ही इसका जो है सही ऑप्शन है, बाकी सब में 100 ग्राम से कम है तो गलत हो जाएगा। तो आंसर डी ऑप्शन 108 ग्राम हो सकता है, तो डी पार्ट इसका राइट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 दिया गया है, आकृति को चुनना है कि ये आकृति किस वाले उत्तर में जो है बना हुआ है ये आकृति। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो डी पार्ट में ये बना हुआ, कहाँ पर बना हुआ, इस तरीके से हम बना रहे हैं, ये है, ये है, ये है, ठीक है। ये आया यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, इस तरीके से ये बना हुआ है, तो यही आंसर हो जाएगा, बाकी सारे गलत हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 नंबर है, बताना है कि किसका किस प्रकार संबंध है। जैसे कि रिंग दिया गया है, रिंग का जिस प्रकार स्केटिंग से संबंध, उसी प्रकार पिच का किससे संबंध है। तो रिंग जो होता है स्केटिंग, रिंग जो स्केटिंग बर्फ पर फिसलने संबंधी प्रकार का खेल होता है, जहाँ पर रिंग उससे संबंधित होता है, उसी प्रकार पिच जो है ये क्रिकेट से संबंधित है। तो आंसर ए पार्ट इसका करेक्ट है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 41 नंबर क्वेश्चन है। 41 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, दिया गया है गणेश नीता का भाई है, ठीक है। गणेश कौन है, नीता का भाई है। इसके बाद कह रहा है सोनल संदीप की बहन है, जो रीता का बेटा है। रीता का बेटा है कौन, संदीप है, इसकी बहन का नाम सोनल है, ठीक है। ये कौन हो गया, बहन हो गया, ये कौन हो गया, बेटा हो गया। आगे हम देखेंगे तो कह रहा है कि रीता और नीता बहन है, ये दोनों क्या है, बहन है, ठीक है, बहन है। तो हमें बताना है कि सोनल की मौसी कौन है। अब जब ये सोनल की माँ हो गई, क्योंकि ये भाई है संदीप इसका, तो ये माँ हो गई, ठीक है, रीता। और रीता की बहन जो हो जाएगी नीता, ये कौन हो जाएगी, मौसी हो जाएंगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नीता हो जाएगा, जो कि बी पार्ट में दिया गया, बी पार्ट इसका करेक्ट है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 42, जिस प्रकार आमलेट का संबंध अंडा से होता है, मतलब अंडा से बनता है आमलेट, उसी प्रकार लकड़ी से बनेगा फर्नीचर। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है। 43 नंबर क्वेश्चन है कि PIECES इसका जो कोड लिखा गया PKBCGP, ठीक है। तो कैसे लिखा गया है, P से P जाएंगे 0 वृद्धि होगी, प्लेस वैल्यू से लेंगे तो I से K जाएंगे, तो I से जब K जाएंगे
तो +2 करेंगे, ई से बी आएंगे तो -3 करेंगे, फिर सी से सी 0, फिर ई से जी जाएंगे +2, फिर एस से पी -3। तो मतलब यहाँ पर इस प्रकार का कोड चल रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो हमें निकालना है उसमें भी इसी प्रकार का कोड लगा देंगे, जो कि इस प्रकार दिया गया है। यहाँ से ओ में 0 की वृद्धि करेंगे, ओ हो जाएगा, बी में +2 की वृद्धि करेंगे तो बी सी डी हो जाएगा, टी में -3 की वृद्धि करेंे तो टी का होता है 20, तो यहाँ पे हो जाएगा 17, 17 होता है क्यू का। फिर ए में क्या करेंगे, 0 की वृद्धि होगी, जो कि हमारा हो जाएगा ए ही रहेगा। आई में +2 की वृद्धि तो आई जे के हो जाएगा। एन में -3 की वृद्धि तो हो जाएगा के। तो इस प्रकार हमारा आंसर ओ डी क्यू ए डबल के प्राप्त हो जाएगा, जो कि दिया गया है सी पार्ट में। तो सी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि यहाँ पे हमें बताना अगला श्रृंखला सीरीज में कौन सा अक्षर यहाँ पे आएगा, ये हमें बताना है। ठीक है, तो इस जिस प्रकार F से I, I से L, L से O देखेंगे, उसी प्रकार अगला अक्षर आएगा। तो F से I हम कैसे जाएंगे, तो +3 करेंगे तो I पहुँच जाएंगे, फिर +3 करेंगे तो हम L पर आएंगे, फिर +3 करेंगे इसमें तो O पर आ जाएंगे। O का होता है 15, 15 में +3 करेंगे 18, तो 18 का हो जाएगा R। तो हमारा पहला अक्षर R प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पे पहला दूसरा ये दोनों इलिमिनेट हो गए। अब अगर हम दूसरा अक्षर लेते हैं ओ, ओ से एम, एम से के से आई, तो आई से इसी प्रकार अगला अक्षर निकलेगा। ओ से एम जाएंगे तो -2 हो रहा है, एम से के जाएंगे तो यहाँ पर भी -2 हो रहा है, यानी कि -2 हर जगह हो रहा है। तो -2 हम आई में करेंगे, -2 तो हमारा हो जाएगा जी। तो आर जी सही है, जो कि डी पार्ट में दिया गया, तो यही डी पार्ट हमारा आंसर हो जाएगा। तीसरा अगर मिलाएंगे, तीसरे में क्या चल रहा है, तो सी से एफ, एफ से आई, आई से एल, तो एल से हमारा तीसरा। तो यहाँ पे क्या चल रहा है, +3 चल रहा है। ठीक है, तो +3 जब करेंगे एल में तो हमारा मिल जाएगा ओ, तो आर जी ओ राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 में किसी घड़ी की घंटे की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री घूमती है। तो घड़ी की घंटे की सुई 1 मिनट में, घड़ी की घंटे की सुई यानी कि घंटे की सुई अर्थात 60 मिनट में ये घूमती है 30 डिग्री, 30 डिग्री घूमती है। ठीक है, घंटे की सुई तो 1 मिनट में कितनी डिग्री घूमेगी, तो 30/60 यानी कि 1/2 डिग्री घूमेगी, 1/2 डिग्री घूमेगी, जो कि हमारा दिया गया किसी भी ऑप्शन में नहीं, तो ई ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर अब हो गया जीएस के। 46 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मुगल सम्राटों में से किसने पादशाह की उपाधि जो है धारण की थी, ये बताना है। पादशाह की उपाधि किसने धारण किया था इसमें से, तो वो था बाबर। ठीक है, बाबर ने पादशाह की उपाधि धारण किया था। अगला प्रश्न है, एनी बेसेंट निम्नलिखित में से किस सामाजिक धार्मिक आंदोलन से जुड़ी हुई थी। तो एनी बेसेंट जो जुड़ी हुई थी वो था थियोसोफिकल सोसाइटी से। ठीक है, इनकी स्थापना मैडम ब्लावस्की और कर्नल आलकाट के द्वारा 1875 में किया गया था, न्यूयॉर्क में किया गया था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, और लेकिन भारतीय समाज संस्कृति में इसके दर्शन की अगर हम बात करेंगे जड़, तो 1879 से ही पनपनी शुरू हो गई थी। और इसका शाखा का मुख्यालय जो था वो मद्रास प्रेसिडेंसी में स्थापना हुआ था, जिसका मुख्यालय अड्यार में रखा गया था। और इसी भारत में सामाजिक धार्मिक आंदोलन का प्रचार प्रसार एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। तो आंसर यहाँ पे ए पार्ट राइट हो जाएगा। एंसो दाब की अवस्था में परिवर्तन से संबंधित परिघटना है। एंसो का फुल फॉर्म क्या है, एंसो मतलब कि एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। आंसर यहाँ पर डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल नारियल के तेल में पाया जाता है। नारियल के तेल में पाए जाने वाले अम्ल का नाम क्या है, तो वो होता है लॉरिक एसिड। लॉरिक अम्ल जो है नारियल के तेल में पाया जाता है। आंसर यहाँ पे सी पार्ट करेक्ट है। सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल शहर जो है कि एक उपनदी किस उपनदी किनारे बसा हुआ था, तो लोथल शहर जो था ये साबरमती नदी किनारे बसा हुआ था। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात में साबर नदी की उपनदी है भोगवा के किनारे स्थित था। तो यहाँ पे आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। चलिए, मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनीअट्टम जो है ये केरल राज्य का हो जाएगा। आंसर ए पार्ट करेक्ट है। ठीक है, और कथकली भी इसका अन्य एक जो है क्या है, शास्त्रीय नृत्य केरल का ही, तो ये भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में छठ पूजा का त्यौहार मुख्य रूप से मनाया जाता है।
तो वो मनाया जाता है बिहार राज्य में। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। सर्वाधिक व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जो है इसमें से किसने जीता हुआ है? तो व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जो है जीता गया है माइकल फेल्प्स के द्वारा सर्वाधिक, जो कि इनको 28 पदक के साथ ये ओलंपिक के सबसे अधिक पदक पाने वाले एथलीट है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत वर्णित एक मौलिक कर्तव्य है इनमें से? तो देश की रक्षा करना, जो कि ये मौलिक कर्तव्य किसमें आता है? तो ये 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जो हुआ था उसके द्वारा ये शामिल किया गया था। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भाग 4A में इसको सम्मिलित किया गया। कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं और इनमें से एक है देश की रक्षा करना। आंसर यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। भाखड़ा नागल बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बना हुआ है? भाखड़ा नागल बांध जो है उत्तर भारत के हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर जिले में सतलज नदी पर बना हुआ है। सतलज नदी, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं दिया। थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? थॉमस कप का संबंध जो है वो बैडमिंटन से है। आंसर सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जलधाराएं क्या कहलाती हैं? तो उनको हम कहते हैं महासागरीय धाराएं। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है। हाल ही में नाइटहुड की उपाधि से इनमें से किसे सम्मानित किया गया है? तो नाइटहुड से उपाधि से सम्मानित होने वाले हैं सुनील भारती मित्तल। ठीक है, 2024 में इनको सम्मानित किया गया है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय की शुरुआत की थी? इसमें से ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय की शुरुआत जो है किस मुगल शासक के द्वारा किया गया था? ये बताना। गुप्त शासक ने किस गुप्त शासक के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की शुरुआत किया गया था? तो उनका नाम था कुमार गुप्त। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जनन की वह प्रक्रिया जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है क्या कहलाता है? तो उसको कहते हैं अलैंगिक जन्म। आंसर ए पार्ट करेक्ट। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथककरण से संबंधित है? तो वो है अनुच्छेद 50 में ये चीज़ें कही गई हैं। ठीक है, अनुच्छेद 50 में बताया गया है। आंसर यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा। अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और अन्य दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों से संबंधित है। अनुच्छेद 44 जो है ये क्या है? नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता है। और अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है। वो न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उस पदार्थ को क्या कहते हैं? अगला प्रश्न है, तो उसको कहा जाता है ज्वलन ताप। आंसर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63। रायसीना संवाद 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला कथन है कि यह है नवा रायसीना संवाद है जिसका आयोजन दिल्ली में किया गया। इस संस्करण का विषय था चतुरंगा, संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग और निर्माण। तीसरा है ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियोकोस मित्सोताकिस का उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। इसमें से कौन कौन से सही हैं? तो आंसर की बात करेंगे तो ये तीनों सही हैं। आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 21 से लेकर 23 फरवरी 2024 के मध्य जो है रायसीना संवाद हुआ था दिल्ली में। तो आंसर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जापान जैसे देशों में जन्म दर जनसंख्या पिरामिड को किस आधार पर बनाती है? जापान जैसे देशों में जन्म दर की अगर बात करें तो निम्न जन्म दर जो है जनसंख्या पिरामिड को सकरा आधार पर सकरा बनाती है। तो यहाँ पे आंसर बी ऑप्शन इसका राइट है। निम्नलिखित में से किस फसल को सुनहरा रेशा के रूप में भी जाना जाता है? सुनहरा रेशा मतलब किसको कहते हैं? गोल्डन फाइबर। तो गोल्डन फाइबर के रूप में पटसन को जानते हैं, जो कि बी पार्ट में दिया गया। तो पटसन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट एमएस वर्ड फाइंड में और रिप्लेस में डायलॉग बॉक्स खोलता है? ठीक है, अब ये कंप्यूटर से क्वेश्चन आ गए। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? उस कीबोर्ड शॉर्टकट को कहते हैं Ctrl+H से। ठीक है, Ctrl+H से खोलते हैं। आंसर डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। इंटरनेट के संबंध में FTP का फुल फॉर्म क्या है? तो FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हो जाएगा। आंसर ए पार्ट इसका राइट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित में से MS एक्सेल का फार्मूला क्या होगा? MS एक्सेल का फार्मूला इसमें बताना है, सम करना है इसको। ठीक है, सम मतलब ऐड करना है। यहाँ पर ऐड करने से संबंधित होता है। इसका अर्थ निकल के आएगा 1। इसका क्या निकल के आएगा? अर्थ हो जाएगा 1। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, देख लीजिएगा इसको। ठीक है, MS एक्सेल वर्कशीट के निम्नलिखित घटकों में से कौन सा चयनित सेल के कंटेंट को प्रदर्शित करता है? इसमें से
तो वो प्रदर्शित करेगा। ए पार्ट फार्मूला बार प्रदर्शित करता है। आंसर ए पार्ट इसका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एमएस वर्ड में कट या कॉपी किए गए टेक्स्ट को संग्रहित मतलब स्टोर कहाँ पर होता है? तो ये स्टोर होता है क्लिप बोर्ड में। आंसर ए पार्ट जो है क्लिप बोर्ड में। ठीक है, जब आप एम एस एक्सेल में कोई मान दर्ज करते हैं और शिफ्ट प्लस इंटर की दबाते हैं तो क्या होता है? तो कर्सर यानी चयन बॉक्स ऊपरी सेल में चला जाता है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट इसका राइट है। अगला प्रश्न है, एम एस वर्ड की एक टेबल में न्यूनतम कॉलम्स कितने हो सकते हैं? एम एस वर्ड की एक टेबल में न्यूनतम कॉलम्स 1 हो सकता है, जो कि ए पार्ट में दिया गया है, तो 1 सही हो जाएगा। सभी एक्सेस फंक्शंस फार्मूलाज टाइप के तहत किसमें स्टोर किए जाते हैं? तो ये स्टोर किया जाता है फंक्शन लाइब्रेरी में। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फंक्शन लाइब्रेरी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक उच्च गति का इंटरनेट एक्सेस प्रदान करता है? तो वो है ब्रॉडबैंड। ठीक है, ब्रॉडबैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, उच्चतम इंटरनेट एक्सेस प्रदान करता है। आंसर यहाँ पे ए सी पार्ट करेक्ट है। 75 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इनमें से दिया गया है कि एम एस वर्ड में एक टेबल में केवल एक सेल भी हो सकती है, और दूसरा एम एस वर्ड में टेक्स्ट या फॉन्ट का साइज 8 से कम नहीं हो सकता। तो अगर हम देखें तो इसमें गलत वाला कथन है दूसरा वाला, क्योंकि एम एस वर्ड में 8 से जो साइज है कम हो सकता है। ठीक है, होम टाइप में न्यूनतम फॉन्ट साइज 8 दिया गया, लेकिन किंतु इसे एक टाइप करके इसे 1 तक घटाया जा सकता है, इसलिए दूसरा गलत हो जाएगा, बाकी पहला सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्नलिखित में से किसमें एक ईमेल एड्रेस का दूसरा भाग शामिल होता है? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन लेगा, डोमेन नेम होता है, डोमेन नेम में शामिल होता है दूसरा भाग। पहला भाग जो होता है उसको कहते हैं यूजर नेम। ठीक है, ईमेल एड्रेस का पहला भाग जो होता है यूजर नेम होता है, दूसरा भाग होता है डोमेन नेम होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 77, एम एस एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन किसी रेंज के भीतर किसी दी गई शर्त को पूरा करने वाली सेल्स की संख्या की गणना करता है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? उसको हम कहते हैं काउंट एफ। ठीक है, काउंट एफ फंक्शन जो होता है किसी रेंज के भीतर किसी दी गई शर्त को पूरा करने वाली सेल्स की क्या करता है? ये गणना करता है। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। एम एस वर्ड 2007 में इंसर्ट टाइप के टेबल मेनू में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नहीं होता? तो क्विक टेबल होता है, ड्रॉ टेबल होता है, इंसर्ट टेबल होता है, लेकिन रिमूव हेडर उसमें ऑप्शन नहीं होता। ठीक है, रिमूव हेडर क्या होता है? उसमें ऑप्शन नहीं होता। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट इसका करेक्ट है। एम एस वर्ड डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए एम एस वर्ड में हम प्रयोग करेंगे कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। ठीक है, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का प्रयोग किया करेंगे। इसके अंतर्गत कंट्रोल प्लस एन से अगर प्रयोग करेंगे तो नया डॉक्यूमेंट्स ओपन होगा। कंट्रोल प्लस एस से क्या करेंगे? डॉक्यूमेंट्स को सेव करेंगे। ठीक है, कंट्रोल प्लस एम से क्या करेंगे? पैराग्राफ को इंडेंट करेंगे। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा विभिन्न संबंधित वेब पेजों का एक केंद्रीय स्थान है इसमें से? तो वो हो जाएगा डी पार्ट वेबसाइट है। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ साझा नहीं करता? अब आपके 20 क्वेश्चन उत्तर प्रदेश से होंगे। वीडियो को लाइक नहीं किया तो चलो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और यूपी का क्वेश्चन का ये बताइए। पहला क्वेश्चन, कौन सा जिला है जो नेपाल के साथ सीमा नहीं बनाता उत्तर प्रदेश का? तो बलरामपुर बनाता है, श्रावस्ती भी बनाता है। ठीक है, और इसमें देखा जाए तो लखीमपुर भी बनाता है, लेकिन कुशीनगर नहीं बनाता। तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन कुशीनगर। उत्तर प्रदेश के 7 जिले जो हैं वो नेपाल के साथ सीमा टच करते हैं। कौन कौन सा है? तो उसमें महाराजगंज सिद्धार्थनगर आ जाता है, बलरामपुर श्रावस्ती बहराइच आ जाता है, और लखीमपुर खीरी तथा पीलीभीत आ जाता है। चलिए, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं? कौन सा ऐसा ऐतिहासिक मेला है? तो एकमात्र मेला नौचंदी का मेला, जो कि कहाँ पर लगता है? मेरठ में लगता है। तो इसमें क्या है? हिंदू मुस्लिमों का मेला, दोनों का मेला है। ठीक है, आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। चलिए, प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जन्म किस शहर में हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1929 को। कब हुआ था? 1929 को। बनारस के गांव में हुआ था। तो आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन जाएगा, वाराणसी। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर कौन सा है? पूर्वी शहर जो है, सबसे पूर्वी शहर है वो बलिया है। ठीक है, आंसर ए पार्ट करेक्ट है, बलिया। और पश्चिमी शहर कौन है? शामली। पश्चिमी शहर कौन सा है? शामली है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, पूर्वी शहर, पश्चिमी शहर। उत्तरी जिला अगर पूछ लिया जाएगा तो सहारनपुर। उत्तरी जिला कौन सा है? सहारनपुर है सबसे।
और दक्षिणी जिला अगर पूछा जाएगा तो सोनभद्र हो जाएगा। दक्षिणी जिला सबसे पूछा जाएगा तो कौन सा हो जाएगा? सोनभद्र। ये चारों जिले याद रखिएगा। चलिए, उत्तर प्रदेश में कितने प्रमुख कृषि कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? तो कृषि कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या टोटल 9। आंसर ए पार्ट इसका करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86 देखेंगे। भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान अगर देखा जाएगा तो चौथा स्थान आता है। आंसर डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना स्थित है? तो नाभिकीय ऊर्जा परियोजना उत्तर प्रदेश में जो स्थित है वो है नरौरा। नरौरा कहाँ पड़ता है? बुलंदशहर में एक स्थान है। तो आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देवा शरीफ, बाराबंकी, आला, महोबा से रिलेटेड, कर्मा, मथुरा, कजरी, मिर्जापुर। इसमें गलत क्या है? गलत जो है वो कर्मा मथुरा जो दिया गया गलत है, क्योंकि कर्मा नृत्य जो है ये मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों में होता है। ठीक है, सोनभद्र जिलों में होता है। तो गलत हो जाएगा सी वाला, बाकी सारे सही हैं। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी पार्ट। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद जो है ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। आंसर ए पार्ट इसका करेक्ट है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1989 में। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है बताना है? तो उत्तर प्रदेश के जिले बटेश्वर, आगरा में, देवा शरीफ, जौनपुर, संकीसा, फर्रुखाबाद, बिठूर, कानपुर। यहाँ पे गलती कहाँ पर की गई है? तो बी पार्ट आप देख सकते हैं, देवा शरीफ जो जौनपुर है ये गलत है। देवा शरीफ जो है ये बाराबंकी जिले में पड़ता है। तो गलत कौन सा है? बी पार्ट हो जाएगा और बाकी सही है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश सबसे पुराना विश्वविद्यालय, तो इसमें से अगर देखा जाएगा तो वो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ठीक है, इसकी स्थापना 1887 में किया गया। तो उत्तर प्रदेश सबसे पुराना विश्वविद्यालय यही है। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप ये कहाँ पर अवस्थित है? तो ये है स्थित कानपुर में। कहाँ पर स्थित है? कानपुर में स्थित है, जो कि दिव्यांगों के लिए है। 1997 में इसकी स्थापना किया गया था। ठीक है, 1997 में इसकी स्थापना की गई थी। उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय ओपन यूनिवर्सिटी कौन सा है? वो है राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, जो कि ये पड़ता है प्रयागराज में। ठीक है, राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज में है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1999। ठीक है, 99 में किया गया था। अगला क्वेश्चन, हर्बर्ट रिशले 1901 के अनुसार उत्तर प्रदेश निवास क्षेत्र हैं। कहाँ के निवास क्षेत्र हैं? तो उत्तर प्रदेश के निवासी जो हैं ये आर द्रविडियन के निवासी हैं। आर द्रविडियन के हैं। तो आंसर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में तांबा कहाँ पर पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में तांबा ललितपुर जिले के सोनराई क्षेत्र, याद रखिएगा क्षेत्र भी, क्योंकि क्षेत्र आजकल पूछ लिया जाता है। सोनराई क्षेत्र ललितपुर जिले में, तो वहाँ पर तांबा की प्राप्ति होती है। आंसर डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है इनमें से? ठीक है, गंगा नदी के किनारे वाराणसी बसा हुआ है, गोमती के किनारे सुल्तानपुर, कोसी नदी के किनारे गोरखपुर, सरयू नदी के किनारे अयोध्या बसा। इसमें से कौन सा गलत है? गलत की अगर ऑप्शन की बात करेंगे तो सी पार्ट गलत है। गोरखपुर कोसी नदी के किनारे नहीं बसा। गोरखपुर जो है कोसी नदी जो है बिहार में प्रवाहित होती है, और इसे बहुत ज़्यादा यहाँ कोसी नदी से बाढ़ आता है, इसलिए इसको बिहार का शोक भी कहा जाता है। गोरखपुर जो है राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान जो है प्रयागराज में पड़ता है। प्रयागराज में। ठीक है, कहाँ पर पड़ता है? ये प्रयागराज में। क्योंकि ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो ये ऑप्शन हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। ठीक है, गीता शोध संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? तो इसकी स्थापना की गई है मथुरा में। मथुरा जिला हो जाएगा। टी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। चलिए, लखनऊ जिले की सीमा निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा से टच नहीं करती, स्पर्श नहीं करती? तो अगर हम बात करेंगे लखनऊ जिले की सीमा, तो किस किस से स्पर्श करती है? तो सीतापुर से स्पर्श करती है। बाराबंकी हो गया इधर इस साइड। ठीक है, बाराबंकी हो गया। रायबरेली है, इसके अगल बगल रायबरेली हो गया। उन्नाव से टच होता है और हरदोई से टच होता है। इतने जिलों से टच करती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो आंसर क्या हो जाएगा? ई ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। सॉरी, हरदोई इसमें है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा हरदोई। ठीक है, ऑप्शन सी ऑप्शन हो जाएगा हरदोई, जो कि बुक में ई ऑप्शन दिया गया जो कि गलत है। ई ऑप्शन हो जाएगा सी पार्ट करेक्ट है। चलिए, उत्तर प्रदेश सरकार की आय का सबसे बड़ा भाग कहाँ से आता है?
तो उत्तर प्रदेश सरकार का सबसे बड़ा आय का भाग आता है व्यापार कर से, जो कि बी पार्ट में दिया गया है, तो व्यापार कर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा। टीसीएस की अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तो सब्सक्राइब करिएगा। तो आज का वीडियो पर एंड करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।